नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए मित्रों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में गणित विषय के पाठ्यक्रम में दूसरा चैप्टर है आपका व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। आज का टॉपिक है ये आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है लासा मासा को निकालना गुणनखंड एवं भाग विधि से, ये पहला चैप्टर आपका था। तो उस पर मैंने आपको 3 पार्ट में उस प्रकरण को पढ़ाया है मैंने, लासा मासा को। ठीक, तो उसका अगर आप नहीं पढ़े हैं लासा मासा को गुणनखंड भाग विधि से आसानी से कैसे निकाला जाए और वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लासा मासा से संबंधित होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, वो मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाई है उसके लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर नहीं लासा मासा का टॉपिक पढ़े हैं तो यहाँ से आसानी से सरल भाषा में उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण आज का टॉपिक है और आपके गणित डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का ये दूसरा चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजक। पहले ये जानेंगे व्यंजक होता क्या है, ठीक, उसके बाद से उसकी जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रियाओं संकेतों के बारे में समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें जानना है कि व्यंजक होता क्या है, और व्यंजक को जानने से पहले हमें 2 चीज़ों को जानना होगा, चर और अचर राशियों को। ठीक, चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं, जब आप ये समझ जाएंगे तो आसानी से आप व्यंजक को समझ पाएंगे, क्योंकि चर और अचर राशियों के संयोग से ही व्यंजक बनता है। ठीक, तो आइए देखते हैं चर और अचर राशियाँ। चर और अचर, अब जानेंगे चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो चर बता दें मित्रों, जो चर होता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के जो भी अक्षर होते हैं ABCD XYZ, उन्हीं को चर कहा जाता है। ठीक, और चर का जो मान होता है वो बदलता रहता है चर का मान। जैसे आप चर ABCD ले लीजिए XY, तो मैं यहाँ पर XY ले रहा हूँ, X और Y, इन्हीं को चर कहा जाता है। ठीक, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं ABCD से लेकर Z तक, उनको हम चर राशियाँ कहते हैं और बीजगणित के सवालों में इनका मुख्यतः प्रयोग होता है। तो ये जो X और Y है ये चर राशियाँ हैं, और ये ध्यान रखिएगा जो चर राशियाँ होती हैं इनका मान बदलता है। इनकी जो वैल्यू होती है X का कभी 2 भी हो सकता है, कहीं कहीं सवालों में 3 भी हो सकता है, Y को हम कुछ भी लिख सकते हैं 4, 3, 2, कोई भी मान। तो इस प्रकार से जो चर होते हैं X, Y, इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक, और अचर यहाँ से आप समझ सकते हैं चर का ही उल्टा अचर होता है। चर X, Y को कहते हैं और अचर कांस्टेंट जो नियत हो उसी को अचर कहते हैं। ठीक, तो कांस्टेंट में जो भी अंकीय संख्या होती हैं, अंकीय मान, वही क्या होता है, जैसे 7 मैंने लिखा है, ये क्या है, ये अचर है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 7 है, 7 ही रहेगा और इसका मान जो है बदलता नहीं है। अचर राशियों का जो मान होता है वो बदलता नहीं। ठीक, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये रही चर राशियाँ। तो चर जो भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD से लेकर XYZ तक, आप कोई भी राशि ले लें उसमें से अक्षर, उसी को हम यहाँ पर गणित में बीजगणित में चर राशियाँ नाम दिया गया है। इन्हीं के माध्यम से बीजगणितीय समीकरण को, सवालों को हम सॉल्व करते हैं। और अचर राशियाँ क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, इनका वैल्यू नियत होता है। ठीक, कांस्टेंट जो
राशियाँ होती हैं उन्हीं को हम अचर राशि कहते हैं, जिनका मान बदलता नहीं है, एक कांस्टेंट नियत रहती हैं। आप इसको अगर आसान भाषा में व्यवहारिक रूप से अगर समझना चाहते हैं, चर और अचर होते क्या हैं, तो ये ध्यान रखिए। चर का मतलब XYZ, ठीक, और अचर का मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई अंक, ठीक, कोई अंकीय संख्या रहेगी, वही क्या कहलाएगी, अचर, क्योंकि उसका मान बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक। और चर का मान बदलता है, XYZ कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, ठीक। लेकिन सात है, कहीं भी रहेगा ये सात सात ही रहेगा, ठीक। जब तक कि इसमें कोई संख्या हम जोड़े ना, घटाएं ना, तो सात नियत रहेगा, ठीक। इसलिए हम अचर जो भी संख्या में मान होता है, अंकीय संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये सब क्या होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, ठीक। और चर XYZ ये सब जो है वो चर होते हैं। तो आपने अभी जाना चर और अचर क्या होता है, ठीक। अब हम समझेंगे व्यंजक, इस व्यंजक की अवधारणा को समझेंगे, बीजीय व्यंजक होता क्या है, ठीक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को मैं आसान सरल भाषा में व्यवहारिक तौर पे आपको समझाता हूँ। अभी आप देखिएगा बीजीय व्यंजक आपको मिल जाएगा, और बीजीय व्यंजक इन चर और अचर के संयोग से किस प्रकार से बनता है आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक। बीजीय व्यंजक देखते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी आप अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे मैंने माना X रुपये प्रति कलम, X रुपये प्रति दर से, X रुपये प्रति दर से 5 कलम का मूल्य, ठीक। अभी मैं इसको बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लिया जाए। और दूसरा है, ठीक, अगर मोहन है, कोई व्यक्ति है, ठीक, जैसे राम मोहन सीता कोई व्यक्ति है, ठीक, वह मार्केट जाता है, X रुपये की दर से, प्रति दर से, यानी एक जो कलम है उसका मूल्य क्या है, X रुपये है, और वो 5 कलम लेता है, ठीक। और Y रुपये प्रति रुपये की दर से दर से 8 कलम, 8 कॉपी लेता है, 5 कलम और 8 कॉपी लेता है, ठीक। तो Y रुपये की दर 8 कलम लेता, तो कितने रुपए वो खर्च, तो टोटल कुल खर्च कितना वो करेगा, ठीक, यही आपको बताना है। अब आप ऐसे निकालेंगे, अभी आपको बीजीय व्यंजक भी मिल जाएगा, और बीजीय व्यंजक बनता कैसे है भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो उदाहरण है आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक, इसमें ये कहा गया कि राम है, मार्केट जाता है, बाज़ार जाता है, और X रुपये प्रति रुपये की दर से 5 कलम खरीदता है, ठीक। यानी एक कलम का जो मूल्य है X रुपये है, ठीक, प्रति का मतलब होता है एक, ठीक। तो एक कलम का जो रेट है, मूल्य है, वो कितना है, X रुपये। तो 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5 गुणे X बराबर 5X हो जाएगा, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक कलम का दाम इतना, तो एक से ज़्यादा का हमें किसी वस्तु का मूल्य निकालना होता है, एक वस्तु से ज़्यादा का तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया, जैसे एक कलम का जो रेट है वो X रुपये है, तो 5 कलम का, तो 5 गुणे X, 5X रुपये आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार से Y रुपये प्रति कलम की दर, कॉपी की दर से 8 कॉपी लेता है, ठीक। एक कॉपी का जो मूल्य है, यानी वो क्या है, Y रुपये है, ठीक, और 8 कॉपी लेता है, ठीक।
तो कितना रुपए इसमें खर्च करेगा वो कापियों को लेने में। तो एक कापी का जो मूल्य है वो आई है और ये 8 कापियाँ ले रहा है तो 8 वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक, कि एक कॉपी का मूल्य वाई रुपए है तो 8 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो वाई इंटू 8, ठीक, बराबर 8 वाई या 8 वाई रुपीज़। ठीक, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे इस प्रक्रिया को कैसे हो रहा है। कोई भी चीज़ है, अगर 1 रुपये की एक चीज़ है तो 10 चीज़ों का मूल्य या 10 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, तो एक से ज़्यादा की जब बात की जाती है तो वहाँ पर गुणा किया जाता है। तो वही यहाँ पर मैंने किया है, 8 वाई हो गया। ठीक, अब पूछा जाए राम ने बाज़ार में इन दोनों चीज़ों को लेने में कितना खर्च किया। ठीक, तो कुल खर्च, तो इसको हम जोड़ लेंगे कि कलम पर उसने कितने रुपए खर्च किया और कापी पर कितने 8 कापी लेने में कितने रुपए खर्च किया। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो टोटल खर्च हमें मालूम चल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अभी टोटल खर्च आपको कुल खर्च मालूम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 8y इतना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक, कुल खर्च इतना हो गया। तो इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। जो ये खर्च हमें प्राप्त हुआ है तो इस पद को इसी प्रकार से जो चीज़ें लिखी जाती हैं, 5x प्लस 8y, यही क्या है आपका बीजीय व्यंजक। इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कैसे बीजीय व्यंजक का निर्माण हुआ और बीजीय व्यंजक की अवधारणा आप यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बीजीय व्यंजक की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको समझाया किस प्रकार से चर और अचर राशियों के संयोग से एक व्यंजक का निर्माण होता है जिसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, इसी को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो आप सीधे व्यवहारिक भाषा में समझिए बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है। तो चर और अचर राशियों के संयोग से, ठीक, जो हमें एक पदी या द्विपदीय व्यंजक प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, और आगे हम बताएंगे आपको, चर आपने जाना, अचर जाना, और इसके माध्यम से आपने बीजीय व्यंजक को समझा। अब बीजीय व्यंजक बन गया तो उसमें और भी चीज़ें होती हैं, गुणनखंड होता है, गुणांक होता है, ठीक, पद होते हैं। तो पद इसी को कहा जाता है। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है 5x, सेकंड टर्म यानी दूसरा पद है 8y, और पहला पद कौन है, ये पहला पद है। ठीक, इसको दूसरा पद बोलेंगे, सेकंड पद या सेकंड टर्म 8y, फर्स्ट टर्म 5x। तो इस प्रकार से एक बीजीय व्यंजक में ये चीज़ें होती हैं, चर और अचर राशियाँ होती हैं, पद होता है, गुणनखंड होता है और गुणांक होता है। ठीक, तो आगे आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। और इस प्रकार से उसको समझने के बाद इस बीजीय व्यंजक की जो अवधारणा है उसको हम कंप्लीटली समझ लेंगे, कंप्लीटली पूरी तरीके से। उसके बाद से आने वाले वीडियो में सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय पद। ठीक, सजातीय विजातीय पद जानेंगे, उसके बाद से उनके जोड़ और घटाना को देखेंगे, बारी बारी से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब संक्रियाओं को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो हम केवल ये जानेंगे बीजीय व्यंजक की अवधारणा को, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसको मैंने बताया बीजीय व्यंजक होता क्या। अब इसके और चीज़ों को जो मुख्य पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसको जाने रहेंगे तभी आप सवाल आगे लगा सकते हैं। ठीक, तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। मुझे लगता है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, उसके बाद से किस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा बीजीय संख्याएँ बनी, उसके बाद से कुल खर्च निकाले तो बीजीय व्यंजक आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक, व्यवहारिक तौर पे मैंने इसको समझा दिया इस प्रकार से। अब आइए आगे देखते हैं और भी इससे जुड़े तथ्य। आइए देखते हैं आगे। मैंने एक यहाँ पर व्यंजक ले रखा है 3xy प्लस 2x प्लस 7, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक, इसके माध्यम से हम इसमें अध्ययन करेंगे चर, अचर, पद, गुणनखंड और गुणांक। इसको जानना जरूरी है, आगे
आप जब सवाल या संक्रिया करेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग का, तो वहाँ पर आएगा बीच बीच में, तो अगर जाने रहेंगे तो वहाँ पर आप आसानी से सवाल को लगा ले जाएंगे। तो पहले जानते हैं चर, और चर मैंने बताया है अभी आपको कि चर क्या होते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चर हैं। तो एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, वाई है, तो एक्स और वाई चर में आपके क्या प्राप्त हुए, एक्स और वाई। ठीक, और अचर, अचर क्या होते हैं मैंने बताया अब कि जो अंकीय मान होता है किसी संख्या, कोई संख्या अगर दी गई है तो कांस्टेंट होगी, उसका मान नियत होगा और उसे हम अचर बोलेंगे। ठीक, जिसका मान ना बदले, जैसे 7 है तो 7 7 ही रहेगा, तो यहाँ पर अचर क्या है, 7। ठीक, उसके साथ ना x रहेगा ना y रहेगा। ठीक, वही क्या कहलाएगा, आपका अचर कहलाएगा। ठीक, कोई अंक, सीधे अचर का मतलब समझिए कोई अंक विदाउट एक्स वाई, उसमें एक्स वाई, जैसे यहाँ पर 2 भी तो है, ये भी तो अंक है, लेकिन ये एक्स के साथ लिखा गया है। अब ये क्या हो गया, 2x हो गया है, इसलिए क्या कांस्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि अगर x की वैल्यू जैसे 2x है, लेकिन ये क्यों नहीं कांस्टेंट हुआ, ये भी तो अंक है लेकिन एक कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 2x है यानी 2 गुणे x लिखा गया है, तो अगर आप x की वैल्यू कुछ भी अगर अन्य संख्या ले रहे हैं तो ये नियत नहीं रहेगा। अभी 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, यानी 2 का वैल्यू है जो बदल गया। अभी 2x था और आपने x का मान 2 रखा, 4 हो गया, 3 रखेंगे कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, इसलिए हम 2x को यहाँ पर जो 2 दिया गया है इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे। और ये 7 कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल है, केवल वही संख्या है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट का मतलब ही समझिए अंक कोई हो, सिंगल वैसे दिया हो वही हो गया कांस्टेंट। 23 22 कोई भी अंक लिखा हो, और जब वो एक्स वाई के साथ लग जाएगा तब वो बीजीय संख्या बन जाएगा, ना कि वो कांस्टेंट नंबर रहेगा। ठीक, अब जानते हैं पद। पद क्या होता है, टर्म तो अभी पीछे मैंने बताया। पद यानी इसमें जो दिया गया है, तो एक पद यहाँ पर है, ठीक, 3xy, फिर एक पद यहाँ पर है 2x, ठीक, और एक पद क्या है यहाँ पर 7। ठीक, 3 पद हैं इसमें, एक 3 पदों वाला व्यंजक है। अगर ये इतना केवल होते, ठीक, ये इतना तो क्या होते, 2 ही पद होते, और एक पद आपका टर्म मिल जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 3 ही पद कहलाते हैं टर्म। जितने टर्म होते हैं वही क्या कहलाते हैं, पद। अब गुणनखंड जानेंगे क्या होता है। तो गुणनखंड को जानने के लिए जैसे 3xy लिखा है, ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x × y। ठीक, यही क्या हो गए, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक, और गुणांक क्या होता है, तो जो भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में लिखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है 3xy, एक्स वाई के साथ किसका गुणा है, 3 का, तो यहाँ कोफिशिएंट या गुणांक क्या हो जाएगा, 3 गुणांक हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर 2x लिखा है, तो x का यहाँ पर गुणांक क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, गुणांक। ठीक, तो जो x y के साथ या चर राशियों के साथ गुणा के रूप में जो भी अंक होता है उसी को हम गुणांक बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, और गुणनखंड तो कोई संख्या इसमें दी गई है उसको हम तोड़ लेंगे गुणा के रूप में, वही क्या हो जाएगा, गुणनखंड। हमने लासा और मासा में आपको पढ़ाया है। ठीक, वीडियो में बताया था कि गुणनखंड मतलब तोड़ना, गुणा के रूप में उस संख्या को तोड़ देंगे, उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो वहीं पर यहाँ पर वही किया गया, 3xy जो 3xy दिया गया उसको गुणे के रूप में आप तोड़ दीजिए, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज के वीडियो में आपने पढ़ा, ठीक, कि व्यंजक की अवधारणा, व्यंजक होता क्या है, बीजीय व्यंजक कहते किसी है। तो मुझे लगता है आप लोग को बीजीय व्यंजक अब समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। ठीक, तो इस चीज़ को मैं
विस्तृत पढ़ाने के लिए ऐसा किया हूँ। इसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे भले, लेकिन चीज़ों को आपको मैं विधिवत उस चीज़ को तोड़ तोड़ के समझा दूंगा, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर जो भी प्रशिक्षु भाई बहन हैं, जो गणित जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, कभी नहीं पढ़े हैं और आज उन्हें डीएलएड में पढ़ना पड़ रहा है और चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो ये रहा व्यंजक में प्रयुक्त होने वाले जोड़ घटाना और गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण चैप्टर में व्यंजक की अवधारणा। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और कल के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय व्यंजक क्या है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हों, प्रशिक्षु भाई बहन, तो आप चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट के संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस से वीडियो आप यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे एक आसान लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र एवं प्रशिक्षु भाई बहन समझ सके सवालों को और मैथ सब्जेक्ट में बैक ना लगे, एक अच्छा नंबर ला सके। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे 4 आचार। ठीक, ये बेसिक चीज़ें थी, आज हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। और गुणांक क्या होता है, ठीक, 4 आचार राशियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से एक बीजीय व्यंजक बनता है और बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं। तो ओवरऑल एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको फिर से, जो बीजीय व्यंजक होता है, ठीक, वो चर और अचर राशियों के संयोग से बनता है। जब चर और अचर राशियों को इस प्रकार प्लस या माइनस में, जैसे 5x + 8y लिख दिए, ठीक, तो इस प्लस और माइनस के चिन्ह से जब लगा करके उनको आगे लिख देते हैं तो एक बीजीय पद बन जाता है। ठीक, बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया कि राम ने x रुपये प्रति कलम की दर से 5 कलम खरीदा और 8 कापियों को y रुपये प्रति रुपये की दर से खरीदा। कितना खर्च किया, तो वहाँ पर आप समझ गए किस प्रकार से चर और अचर राशियों का संयोग यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 5 जो क्या अचर है और ये x को अलग अगर कर दे तो ये चर कहलाएगा और 5 कांस्टेंट अचर कहलाएगा। इनका संयोग हुआ गुणे का, ठीक, उस सवाल के रूप में तो 5x बन गया था। ठीक, तो ये बीजीय संख्या बन गई थी। ठीक, और जब इसको मैंने प्लस के साथ ऐड कर दिया, प्लस के रूप में लिख दिया या माइनस के रूप में करके, तो ये बीजीय व्यंजक का निर्माण कर दिया। ठीक, तो इसी प्रकार से बीजीय व्यंजक बनता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं सजातीय और विजातीय व्यंजक के साथ, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करें।